ठीक है, बस हमें एक और क्लास में पेंटिंग खत्म करनी है, तो थोड़ा सीरियस होके पेंटिंग को खत्म कर लेते हैं। काफी सिलेबस बचा हुआ है आर्ट एंड कल्चर का, तो स्पीड को थोड़ा एनहेंस कर लेंगे, है ना। अपभ्रंशा स्कूल ऑफ पेंटिंग, है ना। ये मेनली एरिया कौन सा होगा? अप। देखो यहां पर आपको थोड़ा सा टच क्या मिलेगा? जैन, जैन के साथ लेटर पीरियड में क्या आ जाएगा? थोड़ा अरब का टच मिलेगा, लेकिन अरब का मतलब इस्लामिक टच नहीं होगा। जो कहते हैं ना गल्फ का टच, एक होता है ना, एक एरिया वाइज एक पर्टिकुलर फोक होता है, ठीक है। एरिया वाइज का फर्क दिखेगा, इस्लामिक फर्क नहीं दिखेगा अपभ्रंशा में, ठीक है। तो हम लिखेंगे एरिया, लिखेंगे इसमें फीचर्स में पहला एरिया लिखो, गुजरात एंड मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। मतलब पूरा देखो ये डेजर्टिफिकेशन वाला बेल्ट है, रेत वाला बेल्ट है, ठीक है। मेवाड़ रेतीला एरिया है, राजस्थान का मेवाड़, गुजरात एंड मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। मेवाड़ कहां पर है? राजस्थान में। और इसमें ना गल्फ का टच है, जमीन रेतीला होना शुरू हो जाता है, तो इस एरिया का पेंटिंग है। टाइम पीरियड लिखो 11 to 15 सेंचुरी। थीम लिखो, अब थीम में लिखो कॉमन थीम जैन, जैन पेंटिंग। बट इन लेटर पीरियड, थीम में कॉमन थीम जैन, जैन धर्म वाली पेंटिंग, कॉमन थीम जैन पेंटिंग। बट इन लेटर पीरियड, लेटर में क्या क्या देखने को मिलेगा आपका? ठीक है, लेटर पीरियड में सबसे पहले आपको मिलेगा वैष्णवाइड, वैष्णविज्म, along with गल्फ टच। अब गल्फ टच से समझ में आ गया ना, मतलब इस्लामिक नहीं है। जो रेगिस्तान वाले बेल्ट में एक अरेबियन टच चलता है चीजों का, संगीत में भी आपको एक अरेबियन टच की संगीत सुनने को मिलता है, उसका मेन मकसद इस्लाम को प्रचार करना नहीं होता है, वो टच उसमें मिलेगा, ठीक है। जैसे पेंटिंग में आपको ऊंट दिखाई दे जाएगा, पाम की ट्रीज दिखाई दे जाएंगे, जो वो गल्फ एरिया या फिर डेजर्ट वाले एरिया की जो कॉमन फीचर्स होते हैं वो देखने को मिलता है, ठीक है। इस्लामिक में मत चले जाना इसमें, गल्फ टच में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखो दे ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ गीत गोविंद, दे ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ गीत गोविंद। गीत गोविंद किसने लिखा था बेटा? गीत गोविंद किसका बुक है? एंशियंट बुक्स एंड ऑथर्स, एंशियंट बुक्स एंड ऑथर्स नहीं किया है आप लोगों ने अभी? कोई नहीं, ठीक है। एंड सेक्युलर लव पेंटिंग, एंड सेक्युलर लव पेंटिंग along with Jain iconography, along with Jain iconography। आ गया समझ में कि नहीं आया? आया नहीं आया? देखो मेन जो है जैन धर्म के ही जो आपका कॉन्सेप्ट है, आइकोनोग्राफी मतलब होता है जैन मोंको के बारे में, जिनके जैन के महापुरुष है, कितने हैं तीर्थंकर? 10 तीर्थंकर, उनकी जीवन या जैन जो मैसेज है वही मेन है। लेकिन साथ में मतलब मेन डोमिनेटेड पार्ट वो है, लेकिन साथ में आपको सेक्युलर लव देखने को मिलेगा, पंथ निरपेक्ष। यहाँ धर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पंथ निरपेक्ष, ठीक है। सेक्युलर लव भी देखने को मिलेगा। और गीत गोविंद के कई सारे, जयदेव की किताब है गीत गोविंद,
ठीक है, जयदेव की गीत गोविंद के कई सारी कहानियां भी इन फोटो मतलब मिनिएचर पेंटिंग में ड्रॉ करते हुए देखने को मिलता है। आप लिखो मटेरियल, पाम लीफ, ब्रैकेट में लिखो अर्ली पीरियड, पूरा पूरा स्टेटमेंट ना लिखा के ऐसे लिखाने से समझ में आ जाएगा। मटेरियल में लिखोगे पाम लीफ, अर्ली पीरियड में ब्रैकेट में लिख लिया अर्ली पीरियड, और लेटर में लिखो पेपर, ठीक है। अब जो आपके सिंबॉलिक मीनिंग के लिए यूज किया गया था, रेड कलर, येलो कलर, वो इनिशियली जो आपको मुराल पेंटिंग में देखने को मिला, इन पेंटिंग में भी इनिशियल पीरियड में मिला। बट इन लेटर पीरियड दे यूज वेरी ब्राइट कलर लाइक गोल्ड और ब्राइट पर्पल, क्योंकि आपने मुराल पेंटिंग जब पढ़ा था आपने देखा था कि आप सेडिमेंट्री रॉक से पेंट बनाते थे तो काफी हल्का रंग होता था। तो इनिशियल पेंटिंग जो आपको मतलब अप्रभंसा स्कूल ऑफ उसमें मिले तो पीरियड दे यूज वेरी ब्राइट कलर्स और मेनली गोल्ड का काम बहुत किया गया है। लिखेंगे नेक्स्ट फीचर में इन लेटर पीरियड दे यूज ब्राइट, in later period they use bright gold and purple colors in the painting. ब्राइट, ब्राइट बहुत चमकदार, सॉरी सर ध्यान नहीं दिया, ब्राइट मतलब चमकदार, चमकदार एकदम गोल्ड और पर्पल कलर का भी यूज करने को मिला। ठीक है, उसके ब्राइट गोल्ड एंड पर्पल कलर्स, और हमें पता ही है इनिशियल कलर बहुत फेडेड कलर हुआ करता था, क्योंकि मुराल पेंटिंग में सेडिमेंट्री रॉक को पानी में मिला के चूना पानी बना के जब पेंट किया जाता है पत्थर में, बहुत मतलब पतला कलर होता है, तो मतलब फिर ब्राइट फॉर्म आया। ठीक है, इसके अलावा अगर ह्यूमन फीचर्स में नेक्स्ट फीचर में लिखोगे ह्यूमन फिगर डेपिक्टेड इन द पेंटिंग है, ह्यूमन फिगर कैसा होता था, आंखें, आंखों की शेप एकदम मछली जैसी बल्ज आईज होती थी। ठीक है, बड़ी और शेप क्या कहेंगे, बहुत प्यारा सुंदर मछली जैसा शेप। ठीक है, लिखेंगे ह्यूमन फिगर्स depicted in the painting have fish shaped bulging eyes, fish shaped bulging eyes, pointed nose, and double chin. मोटे तगड़े लोग दिखाते थे। fish shaped bulging eyes, pointed nose and double chin. डबल चिन कौन हो, किसका होगा, मोटे लोगों का ही होगा, पतले लोगों का तो डबल चिन होगा नहीं, है ना। ठीक है, तो मोटे तगड़े लोग होते थे, अब इतना मोटा तगड़ा ना लिख के हमने डबल चिन लिख दिया। उसके अलावा देखो उन्होंने एंगुलर फेस बनाने का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया। आजकल हम लोग साइड एंगल से और पता नहीं कौन कौन से एंगल से लेते हैं ना, मतलब तो ये जो एंगुलर फेस बनाने का ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन शुरू हुआ है अपराभंसा स्कूल ऑफ पेंटिंग से। आजकल हम लोग जो फोटो में भी देखते हैं कि साइड से प्रोफाइल लो, इधर से लो, उधर से लो, ये भी मतलब देखो इनिशियली पेंटिंग में ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे एंगुलर, नेक्स्ट पॉइंट है एंगुलर, एंगुलर फेसेस इन थर्ड एंड फोर्थ प्रोफाइल। मुझे नहीं पता ये प्रोफाइल क्या होता है, एंगुलर फेसेस इन थर्ड एंड फोर्थ प्रोफाइल। देख दो प्रोफाइल मुझे पता है, थर्ड फोर्थ नहीं पता एग्जैक्ट, मतलब आज के हिसाब से नहीं पता, उस समय के हिसाब से पता है। फर्स्ट प्रोफाइल पीछे से लेते हैं, सेकंड प्रोफाइल पेंटिंग में बता रही हूं, नहीं वही चीज है, आज के हिसाब से तुम आज की कैमरे के हिसाब से नहीं देखोगे इसको, आजकल बहुत अलग अलग वर्ड यूज हो गया है, क्योंकि इसके बीच में भी बीच में लो, साइड में लो, बहुत सारे प्रोफाइल आ गए, तो थर्ड और फोर्थ प्रोफाइल लेने का ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, एंगुलर क्या लिखा, फेसेस इन द थर्ड एंड फोर्थ प्रोफाइल, try to begin in the
tried to begin in the trend. Tried या लिखो tried by painter to begin in the trend. वो ज्यादा ठीक लग रहा है. Tried by painter to begin in the trend. The animal and bird in the figures. हाँ, next point. The animal and bird in the figurines, in the paintings. Bird figurine in the paintings are represented as toy. मतलब क्या, ये पेंटिंग है, इस पेंटिंग में एक मुख्य सब्जेक्ट है, वो 1/6 होना चाहिए. याद है, उसका साइज, जो मेन सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का साइज इस पूरे के पूरे साइज की 1/6 होना चाहिए. मान लो ये मुख्य सब्जेक्ट है, 1/6 का ये साइज. इसके साथ आपको दिखाना है, ठीक है, डायरेक्ट एनिमल नहीं दिखाया, ठीक है, आपको दिखाना है, क्या दिखाना है आपको, मान लो पंछी बनू उड़ती फिरू दिखाना है, मतलब बर्ड. ठीक है, अब बर्ड दिखाना है, यहाँ टॉयज बना देते थे वो. ठीक है, आ रहा है समझ में. एनिमल बनाना है तो यहाँ पर टॉयज वॉयज बना देंगे कुछ. ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको उसकी लोकेशन देख के पता चलेगा कि वो एनिमल है कि बर्ड है. क्लियर. ठीक है, और बॉर्डर लाइन किससे होगा, ब्राइट गोल्डन या पर्पल कलर से. उन्होंने शुरू किया एंगल फेस. ऐसा नहीं है कि मतलब पहले की पेंटिंग में हमेशा सब्जेक्ट सामने से लिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा. सब्जेक्ट टेढ़ा, मतलब ऐसे भी घुमा हो सकता है, ऐसे भी घुमा हो सकता है, मतलब 3rd या 4th प्रोफाइल से भी उन्होंने ट्रेडिशन शुरू कर दिया. ठीक है, द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल लिखो, मतलब पेंटिंग का एग्जाम्पल, इन पेंटिंगों का नाम लिखा रही हूं. ठीक है, आपको याद रखना है कौन सा पेंटिंग किसका है. तो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल में अपराभंशा स्टाइल में कल्पसूत्र, कल्पसूत्र एक हो गया, कल्पसूत्र है ना, हो गया, एक पेंटिंग का नाम है. और दूसरा है कल्काचार्य कथा, कल्काचार्य कथा. ठीक, अब आता है एक ऐसा पीरियड जहां मिनिएचर पेंटिंग में मुस्लिम ट्रेडिशन का, इस्लाम का मतलब प्रभाव पड़ना शुरू हुआ. एंड दिस पीरियड इज नोन एज ट्रांजिशन पीरियड. ठीक है, अब ये जितने भी आपको देखने को मिला, या वैष्णवाइड हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, लेकिन प्योरली हिंदू ट्रेडिशन था, तो अर्ली पीरियड में ले लिया हमने. अब एक ऐसा पीरियड आएगा जहां मुस्लिम धर्म का प्रभाव भी इसमें देखने को, मतलब इन्फ्यूजन होना शुरू हो गया. उस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन पीरियड. ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड मेनली जो है आपका, समझ लो मुगल समयकाल में ही हुआ है, क्योंकि सल्तनत काल के जितने राजा थे, दे वर नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स आर्ट एंड कल्चर. तो अगर आपको पूछे कि ट्रांजिशन पीरियड मतलब मुगल या इस्लाम के सोच हमारी पेंटिंग में कब आया, तो सीधा आना चाहिए मुगल के पीरियड में. बंदा कौन, देखो बाबर थोड़ा बहुत करता था, उससे इन्फ्यूजन नहीं हुआ. तो फिर कहां से होता है, अकबर से, क्योंकि अकबर वॉज अ गुड पेंटर. ग्रेट नहीं बोलेंगे क्योंकि जहांगीर ग्रेट पेंटर है, तो अकबर अच्छा पेंटर था. तो उन्होंने अपने समय काल में काफी सारे जो पेंटर्स है, पेंटर्स को मतलब काम भी दिया था, बहुत सारी पेंटिंगें बनवाई भी थी. जो आपका भगवत गीता है उसको भी पूरे पेंटिंग के फॉर्म में एक बुक बनवाया था, ये काम करवाया था. तो इन जो किताबों में आपको हिंदू ट्रेडिशन के साथ इस्लामिक ट्रेडिशन का मैचअप देखने को मिलता है. और इस समयकाल को हम क्या कहेंगे मिनिएचर पेंटिंग में, ट्रांजिशन पीरियड. ट्रांजिशन पीरियड ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. ठीक, अब ट्रांजिशन पीरियड में सबसे पहले देखो, सबसे पहला कदम रखा गया था लोधी के टाइम पे.
ठीक है, सबसे पहला इनिशियल एक कदम रखा गया था। बिहार के सासाराम के आसपास के क्षेत्र में कुछ ऐसे कन्वर्जन हुए थे पेंटर्स की फैमिली जो इनिशियली हिंदू थे, उनको कन्वर्ट किया गया मुस्लिम में। तो उन्होंने कुरान वगैरह पढ़ा। जब अब विलफुल कन्वर्जन होता है तो इंसान के अपनी कला में भी उतरता है वो। तो इनिशियली उस जगह से आपको देखने को मिलता है कि थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी मेजर थीम तभी भी हिंदू था। तो ये जो समयकाल है, इस समयकाल को हम लोधी कुलादार खुलादार पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे लोधी खुलादार आर्ट। कैसे लिखेंगे? पहला लोधी खुलादार, ये कम्युनिटी था। ठीक, पहला है दिस पेंटिंग्स ट्राई टू ब्रिंग these paintings try to bring together the Persian element with tried to bring together। देखो, सिनोनियम्स नहीं है, इस्लाम का कई वर्जन होता है, तो ईरान वाले पार्ट में इस्लाम का जो वर्जन है उसको बोलते हैं पर्शियन स्टाइल। ठीक है, इस्लाम हर जगह एक जैसा नहीं है, तो पर्शिया में जो स्टाइल, ठीक है, क्योंकि लोधी वगैरह पर्शिया से ही आए थे मेनली, तो पर्शियन स्टाइल को अपने जमीन के जो स्टाइल है उसी को लेके आएंगे। ठीक है, इससे पहले अगर सल्तनत की बात होती तो हम तुर्क स्टाइल कहते हैं, तुर्की वाला, लेकिन सल्तनत तुर्क स्टाइल गया, ये है। This painting tried to bring together Persian element along with Indian traditional element। एग्जाम्पल लिखो, इंडियन ट्रेडिशनल एलिमेंट। एग्जाम्पल में लिखो निमात नामा। एग्जाम्पल में लिखोगे, किताब है ये। उस समय पे आपको पता है ना, एक पेंटिंग नहीं होती थी, इट्स लाइक अ बुक। तो निमात नामा, अ बुक ऑन क्रॉकरी, लिख लो, अ बुक ऑन क्रॉकरी। क्रॉकरी मतलब जानते हो? बर्तन, बर्तनों का मतलब पर्शियन ट्रेडिशन के बहुत अलग अलग स्टाइल के बर्तनों के छोटे छोटे पेंटिंग थे। ठीक है, तो अब बुक ऑन, क्योंकि आपको अगर इसका सब्जेक्ट पूछे तो आपको पता होना चाहिए बुक ऑन क्रॉकरी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मुगल एरा मिनिएचर पेंटिंग। हाँ, मुगल एरा इसमें बहुत ज्यादा नहीं है बताने के लिए, मुगल एरा इसमें बहुत है मिनिएचर पेंटिंग। अब मुगलों ने मिनिएचर पेंटिंग में बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, सबसे पहले कलर पैलेट्स में, थीम्स में, फॉर्म्स में, सब में बदलाव आया है। ठीक है, इनिशियली हमारे भगवानों को फोकस किया जाता था, बट अब फोकस चेंज टू ग्लोरीफाइंग द रूलर। पहले हम सब्जेक्ट को भगवान लेते थे, है ना, एंड नाउ दिस टाइम थीम चेंज। अब क्या होगा? ग्लोरीफाइंग द रूलर, शोइंग देयर लाइव्स, शोइंग द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल, और कोर्ट का सीन, हिस्टोरिकल इवेंट्स जहां बड़े बड़े रूलर जीतते हुए दिखाया गया है। तो मतलब ऑल द मेजर सब्जेक्ट रन्स अराउंड द लाइफ ऑफ अ किंग। ठीक है, तो मैंने कल एक बात बोली थी, देखो तुम तीनों बात करते हो फिर भूल जाते हो। मैंने बोला था पेंटिंग में मेडिवियल नहीं, कल ही बोला था, और फिर अब आज वही सवाल तुमने पूछ लिया, कल फिर पूछोगे।
भाई मैं अभी कुछ नहीं, जब करके दिखाओगे तब मैं बात करूंगी। तो फिर मैं अगर बता ही दूंगी तो तुम्हारा सोच कहाँ से डेवलप होगा? तुम करोगे क्या? मैं बता दूंगी, तुम जाके छेप दोगे। मैंने नहीं बताना वो क्वेश्चन। ठीक है, हो गया। मेन फोकस समझ में आ गया। कलर पैलेट्स, कलर पैलेट्स में क्या बदलाव आया होगा मुगलों के टाइम पे? दे यूज लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर्स इंस्टेड ऑफ लाइम कलर। चूना पत्थर या चूना कलर को यूज करने से, यूज करने के बजाय दे यूज नेचुरल, दे मतलब डेवलप नेचुरल कलर्स बाय यूजिंग क्या क्या, मतलब फूल पत्ती पेटल्स वेटल्स करके। और उसमें क्या होगा? ब्राइट कलर्स का यूज होगा। लेटर पीरियड में, अकबर के बाद जहांगीर के समय काल में, दे ऑल्सो यूज किया सिंथेटिक कलर्स। ठीक है, सिंथेटिक कलर्स भी उन्होंने यूज किया। ठीक, उसके अलावा यूजेस ऑफ ज्योमेट्रिकल पैटर्न रिपीटेडली। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न बहुत ज्यादा यूज किया गया है। ठीक है, उसके अलावा अगर बोले तो यूरोपियन टच लेके आया गया जहांगीर के बाद। जहांगीर के समय काल में मतलब इंडियन जो पेंटिंग था उसमें इंडो इस्लामिक के अलावा भी यूरोपियन टच देखने को मिला, क्योंकि अकबर के समय काल से मतलब यूरोप से टच शुरू हो गया था। ठीक है, तो यूरोपियन टच भी देखने को मिला। ठीक है, और मिनिएचर पेंटिंग को मतलब आपको वन सब्जेक्ट पेंटिंग ना कहते हुए हम क्या बोलना शुरू करेंगे इसको? मैनी सब्जेक्ट पेंटिंग। ठीक है, तो ये चेंजेस है, लिखेंगे पहला फीचर में। चेंज इन कलर पेटल्स, थीम्स एंड फॉर्म्स। पहला, चेंज इन कलर पेटल्स, थीम्स एंड फॉर्म्स। हाँ, सॉरी, पैलेट्स। अरे इसने टोका तो सही, मैं कुछ सोच सोच के बोल रही हूँ। देखो, चेंज इन कलर पैलेट्स, मैंने पेटल्स बोला। पैलेट्स, थीम्स एंड फॉर्म्स। पैलेट्स, PALETTES। चेंज इन कलर पैलेट्स, थीम्स एंड फॉर्म्स। कलर का प्रयोग, जब कलर पैलेट्स किसे कहते हैं? हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा ना प्लेट टाइप का होता है जिसमें अलग 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 कलर यूज रखते हैं, उसको कलर पैलेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि उन्होंने रंगों का प्रयोग जो है उसको चेंज कर दिया। पहले हल्के रंग का, अर्ली मिनिएचर पेंटिंग में या अर्ली पेंटिंग में बहुत हल्के रंग का और लाइमस्टोन का कलर का यूज किया गया है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक कलर या फिर सिंथेटिक कलर देखने को मिलेगा, क्योंकि फूलों की पंखुड़ियों से, पत्तों से, पर्टिकुलर कुछ कुछ पेड़ों के पत्तों को निकाल के या फूलों को निचोड़ के जब कलर बनाया गया तो वो बहुत काफी ब्राइट कलर था। तो कलर कॉम्बिनेशन में भी क्या हो गया? ब्राइट हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या है आपके लेटर पीरियड में जहांगीर के बाद, तो क्या है, उन्होंने सिंथेटिक कलर भी यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये चेंजेस है। आप लिखेंगे द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम गॉड टू, द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम डेपिक्टिंग द गॉड टू, फोकस शिफ्टेड from depicting the god to glorifying the ruler and show his life. Glorifying the ruler and show his life. Next लिखो, these paintings were considered unique because these paintings were considered unique. These paintings were considered unique because of the use of brilliant color. Because of the use of brilliant color. टेक्निक लिखो,
टेक्निक का नाम है फोर शॉर्टनिंग टेक्निक। फोर शॉर्टनिंग टेक्निक, ये क्या होता है? फोर शॉर्टनिंग टेक्निक। टेक्निक कौन सा यूज किया उन्होंने? टेक्निक यूज किया फोर शॉर्टनिंग टेक्निक। ये कौन सा टेक्निक है भाई फोर शॉर्टनिंग? मुझे ऐसा लग रहा है मौसमी चटर्जी बहुत दिनों के बाद आया है, वो कुछ बोलना चाहता है। बोल, फोर शॉर्टनिंग टेक्निक क्या होता है? क्योंकि एक बार मैं बता के गई, तुम्हें याद नहीं रहता, मुझे याद रह जाता है मैं जब तुम लोगों को बताती हूँ। अब वो डेट तो नहीं बता सकती मैं तुझे। कृष्णकांत, मैंने फोर शॉर्टनिंग टेक्निक बताया था, तुमको समझ में नहीं आया था तो आज की हिसाब से भी मैंने बताया था, याद है? इसमें बताया था, याद नहीं। बताया था, याद नहीं है। फोर शॉर्टनिंग टेक्निक में द ऑब्जेक्ट, when you see towards the painting, the object appears look closer. मैंने कहा था नहीं, यही टेक्निक है वो। हाँ, पास है वो, मतलब थोड़ा 3D इफेक्ट है इस पे। एग्जैक्टली वही फोर शॉर्टनिंग टेक्निक। ठीक है, ये पता नहीं तू ना कहीं और दुनिया से आया है, की होल वाली अब मैं कैसे जानूं? आई डोंट नो। गणेश जी के भी आते हैं, मैंने उसमें देखा है फ्रेम में ऐसे गणेश जी पास सा लगता है देखने पे। दिखा दियो यार उसको, तुम दोनों मिलके उसको दिखा देना फोर शॉर्टनिंग में। एग्जैक्टली नहीं बता सकती वो कौन से की होल में है उसको। ठीक है, लिखेंगे इसका, अगर भूल जाओगे तो लिख लो। ऑब्जेक्ट वर ड्रॉन इन अ वे, ऑब्जेक्ट वर ड्रॉन इन अ वे, they look closer and smaller, they look closer and smaller. Object were drawn in a way, drawn, drawn in a way that they look closer and smaller than they really are. Than they really are. अब आते हैं यहां मिनिएचर पेंटिंग खत्म, क्योंकि मिनिएचर पेंटिंग से ही जुड़ा हुआ है मुगल पेंटिंग। मुगल पेंटिंग और कुछ नहीं है, मिनिएचर पेंटिंग ही है। तो हम मुगल पेंटिंग यहीं से शुरू कर सकते हैं। मुगलों ने ओनली 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 मिनिएचर पेंटिंग किया है। ठीक, जहांगीर वाज द एक्सेप्शन वन, जिन्होंने मिनिएचर पेंटिंग के साथ इतिमाद उद्दौला के टॉम में उनकी पूरी जीवन बनाए हैं, क्योंकि ही वाज अ वेरी ग्रेट पेंटर। अदरवाइज इनके समय काल में हमेशा ही मिनिएचर पेंटिंग हुआ है, बुक के फॉर्म में आता था, जो भी पेंटिंग होता था वो बुक के फॉर्म में आता था। दोनों का गर्दन निकाल के खोल बजाऊंगी मैं। खोल इज अ ट्रेडिशनल, मतलब वो होता है कांसे से बनता है, इतना बड़ा बड़ा, एंड संथाल वाले क्षेत्र में ऐसे ऐसे करके बजाते हैं। ठीक है, बहुत बड़े शेप का ब्रॉन्ज का होता है, दैट इज कॉल्ड खोल। तो उसको ऐसे ऐसे करके बजाते हैं, संथाल के क्षेत्र का एक फोक इक्विपमेंट है। तो दोनों को ही बजाऊंगी। ठीक है, हाँ, इनके सर से जो बातें कर रहे, तुम्हारे भी। ये कौन सा खोल है? ठीक है, हाँ, वही मंदिरों में छोटा वाला फॉर्म है ना, वही संथाल वाले रेंज में इतने बड़े बड़े आते हैं। हाँ हाँ, बस तुम्हारे सरों से यही बजाऊंगी। ठीक है, शुरू करेंगे। ढोलक नहीं, एग्जैक्टली बाबर, हेडिंग डालेंगे बाबर। बाबर में पहला पॉइंट लिखो, ही पेट्रोनाइज्ड पार्शियन आर्टिस्ट। ये प्री के हिसाब से लिखा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बाबर का मेन के हिसाब से कुछ है नहीं। ही पेट्रोनाइज्ड पर्शियन आर्टिस्ट, बाबर ही पेट्रोनाइज्ड पर्शियन आर्टिस्ट बिहजाद, बिहजाद
Behzad. He patronized Persian artist Behzad. हाँ. Who made some illustration of Mughal family tree? Who made some illustration of Mughal family tree? Who made some illustration of Mughal family tree? हाँ, वंशावली बनाया था पेंटिंग में. Some another painter during हाँ his rule were some other painter during his rule में कौन लिखेंगे? लिखो अब्दुस समद. Some other painters में लिखो अब्दुस समद, मीर सैयद, मीर सैयद, मीर सैयद. ठीक. इसके बाद लिखो अकबर. हुमायूं के पास टाइम थोड़ी ना था. वो तो वो अपने पावर को रीगेन करने के लिए अपना जीवन का सबसे मैक्सिमम टाइम दिया है. जब स्ट्रगल का टाइम होता है तो इंसान कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकता. तो उनके समयकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है. अकबर लिखो. He was responsible for established an entire art department. He was responsible for established an entire art department in his court. मेरे हिसाब से देखो जहांगीर के समय काल में कुछ ऐसे थे भगवान दास. ही वॉज अ ग्रेट मतलब मधुबनी आर्टिस्ट. तो उनका भी काफी अच्छा वो है. भगवान दास के अलावा एक तूतीनामा जिसने बनाया था उस्ताद मसूर. हाँ, ये काफी अच्छे पेंटर्स हैं. ठीक है, लिखेंगे आगे. ही एस्टेब्लिश्ड अ फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो. He established, next point, he established a formal artistic studio. फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो. एक जैसे होता है ना यूपीएससी. यूपीएससी क्या करते हैं? इंडिया के सबसे टैलेंटेड सिविल के बच्चों को हायर करते हैं. ऐसे ही उन्होंने एक आर्टिस्टिक स्टूडियो बनाया जहां बहुत बेहतरीन मतलब लोग थे, पेंटर्स थे, जानकार थे. वो बाहर से भी, बाहर आर्ट में क्या चेंज हो रहा है वो भी आके अपने बंदों को सिखाते थे. अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को सैलरी पे हायर करते थे. तो एक पूरा डिपार्टमेंट था. ठीक है. ये एस्टेब्लिश्ड अ फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो कॉल्ड तस्वीर खाना. कॉल मतलब उस डिपार्टमेंट का नाम है. ठीक है. ये एस्टेब्लिश्ड अ फॉर्मल आर्टिस्टिक स्टूडियो कॉल्ड तस्वीर खाना, where the artists were hired on salary. Artists were hired on salary and they developed their own style. ठीक है. Akbar regularly awarded painters. Next point. Akbar regularly awarded painters. Akbar regularly awarded painters who created lifelike images. He also started collecting
लाइफ लाइक इमेजेस, मतलब जीवंत फोटो जो बयां कर दे अपनी एक्सप्रेशन। ठीक है, अकबर, हाँ, ही ऑल्सो recognized other Indian artists. He also recognized other Indian artists who worked for previous ruler or other dynasties. He worked for previous rulers or other dynasties and invite them to join Tasveer Khana. तूने क्या बताया? And invite them to join Tasveer Khana. ठीक है, अब कैलीग्राफी, पेंटिंग में कैलीग्राफी की शुरुआत अकबर ने की। ठीक है, कैलीग्राफी इन मिनिएचर पेंटिंग स्टार्टेड बाय अकबर। कैलीग्राफी इन मिनिएचर पेंटिंग, कैलीग्राफी जानते हो ना? ठीक है, कैलीग्राफी इन मिनिएचर पेंटिंग स्टार्टेड बाय अकबर। हाँ, फेमस पेंटर्स लिखो। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, आपको एकदम सीरीज में नाम दे दिया एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पेंटर्स ड्यूरिंग अकबर, या आपको बोल दिया कि फाइंड आउट द ऑड वन आउट। ठीक है, तो यू हैव टू नो द फेमस पेंटर्स ड्यूरिंग अकबर जहांगीर। ठीक है, फेमस पेंटर में लिखो दसवंत। हाँ, दसुवंत नहीं, दसवंत। फिर दूसरा है बसावन, BASAWANT। दसवंत हो गया, बसावन हो गया, और केसु, KESU। बसावन, तीन बंदों का नाम बता रही हूं, दसवंत, दसवंत, बसावन, बसावन एंड उज्बेकिस्तानी। हाँ, क्योंकि उस एरिया में पर्शियन कल्चर था। हाँ, तो उज्बेकिस्तान तो फरगना का हिस्सा था ना, और फरगना ईरान में आते थे। हाँ, तो जब इंडिया अफगानिस्तान तक था तो इंडिया के मुकाबले तो छोटा ही था, है ना? हो गया। अब फेमस पेंटिंग लिखो, तूतीनामा। फेमस पेंटिंग लिखो, तूतीनामा। रुक जा, लिखा तो लूं, दिखाऊंगी दिखाऊंगी। ठीक है, पहले मैं कंप्लीट कर लूं, फिर तो मैंने बोला था ना कल कंप्लीट करके दिखाऊंगी इकट्ठा। टाइम लगेगा भाई, टाइम लगेगा, पहले लिख ले। हमजा नामा, हाँ, सेकंड पेंटिंग है हमजा नामा, HAMZANAMA, हमजा नामा ना, इसमें H नहीं है। फिर लिखो अनवर ए सुहेली, ANVAR डैश I डैश SUHAILI। हाँ, SUHAILI, अनवर ए सुहेली। और लास्ट लिखो गुलिस्तान गुलिस्तान ऑफ सादी, गुलिस्तान ए सादी, SADI। ओके, आते हैं जहांगीर पे। द ग्रेट पेंटर ऑफ मुगल एरा। ही वॉज अ नेचुरलिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट में क्यों नेचुरलिस्ट? उसने हमेशा नेचुरल कलर यूज किया। ठीक है, ही वॉज अ नेचुरलिस्ट।
कलर में क्या यूज करते थे? फ्लोरा एंड फौना को मिक्स करके कलर बना के यूज करते थे। उनकी मेन सब्जेक्ट क्या होता था? फ्लोरा एंड फौना, मतलब बर्ड एनिमल ही उसके पेंटिंग के मेन सब्जेक्ट होते थे। हाँ, क्या प्रोटीनो इंजेक्शन? देखो उसके कलर्स जो होता था वो फूल और पत्तों को यूज करके करता था, कोई आर्टिफिशियल या कोई ऐसा कलर यूज नहीं किया। दूसरा, उनका मेजर सब्जेक्ट, जहां तूतीनामा वगैरह में मेजर सब्जेक्ट राउंड मतलब अराउंड रूलर, यहाँ जहांगीर के समयकाल में उन्होंने बोला नेचर को बनाओ। इक्का दुक्का पेंटिंग मिलता है जहां जहांगीर खुद है या मतलब दूसरों ने बनाया है जहांगीर के लाइफ को, बट जहांगीर ने जो पेंटिंग किया है उसमें नेचुरल लाइफ को ही दिखाया गया है। दैट इज वाई, ये दो कारणों की वजह से ही वॉज नोन एज नेचुरलिस्ट पेंटर। ठीक है, अब लिखाने की जरूरत नहीं है ना, लिखेंगे। ही शिफ्टेड फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मनुस्क्रिप्ट टू एल्बम। ही शिफ्टेड फ्रॉम, पेंटिंग को और किसी को नहीं, ही शिफ्टेड फ्रॉम इलस्ट्रेटेड manuscript to album, and also started portrait painting। पोर्ट्रेट जानते हो? स्केच से किसी की मुंह को बनाना, स्केचिंग करते हैं ना ऐसे मुंह से, ऐसे ऐसे एक ये ऐसे लंबे बालों वाली ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है, ये पोर्ट्रेट मानव का। ठीक है, तू बढ़ा तो रहा ही है, ऊपर से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा तेरा। ठीक है, ऐसे जो बनाते थे पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट अब समझ में आ गया ना, स्केचिंग से जो बनाते हैं वो स्टाइल स्टार्ट किया उन्होंने। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पेंटिंग, ग्रुप पेंटिंग से आया इंडिविजुअल पेंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में, वन ऑफ द यूनिक ट्रेंड, वन ऑफ द यूनिक ट्रेंड वाज डेकोरेटिंग द मार्जिन। वन ऑफ द यूनिक ट्रेंड वाज डेकोरेटिंग द मार्जिन। उसको बहुत अच्छा लगता था, मार्जिन को बड़ा सजाता था। मार्जिन जानते हो ना, बॉर्डर को, बॉर्डर को बड़ा सजा सजा के ये पेंटिंग बनाया। इस पेंटिंग का मान लो ये बॉर्डर है, इसमें ऐसे ऐसे इसको बड़ा सुंदर सजा दिया, ऐसे सजा के संभाल के ऐसे करके बनाता था। ठीक है, यूनिक फीचर है इनका। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, ही built a own private workshop for painting। एक उन्होंने, दुनिया का सबसे पहला 3D पेंटिंग है एक जेब्रा का पेंटिंग, उसके अपने प्राइवेट वर्कशॉप, मतलब जो उसका अपने पेंटिंग का वो बनाया था ना उसने, जहां पेंटिंग करता था, एक महल बना लिया था जहां वो पेंटिंग करता था, उसमें दुनिया का सबसे पहला 3D पेंटिंग बनाया था एक जेब्रा। ठीक है, तो लिखेंगे सम नेचुरलिस्ट पेंटिंग मेड बाय हिम, some natural painting made by him was, पहला पेंटिंग का नाम लिखो जेब्रा। हाँ, जेब्रा। अब जेब्रा बनाया तो जेब्रा ही लिखेंगे ना। उसके बाद लिखो टर्की, एक पेंटिंग का नाम है टर्की। और ठीक है, उसके बाद फेमस पेंटर्स लिखो उनके समय काल में। क्या क्या कह रहे? पिटाई कर दूंगी मानव, आगे लिखो। मैम टर्की में पिक्चर क्या है, बना क्या है? बेटा टर्की में ना एक बाजार का वो है, मतलब जो टर्की के बाजार का एक वो है जहां पर दुकानें लगती है कुछ, वहां के जो लाइफ को शो करते हैं। ठीक है, अब सम फेमस पेंटर लिखो, उस्ताद मसूद। हाँ, उस्ताद मसूद। उनकी
एक पेंटिंग है जिसका नाम है अयार ए दानिश, बहुत फेमस है। उस्ताद मसूद का पेंटिंग का नाम लिख लो, अयार ए दानिश। ये बहुत फेमस पेंटिंग है, उस्ताद मसूद द्वारा बनाया हुआ पेंटिंग है। उसके अलावा लिखो मोहम्मद गुलस्तानी, मोहम्मद गुलस्तानी, गुलस्तानी। भगवान दास, गुलस्तानी, हाँ, भगवान दास। रामू नारायण। कुछ और पेंटर है जिनके बारे में भूल गई हूँ, एक मिनट। अभी बता रही हूँ कुछ और पेंटर्स के नाम। ऑलरेडी सिविल सर्विस में की प्री में ये क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन सुन लो, बातें नहीं, क्वेश्चन सुन लो। 2012 में आया था, हु वर द फेमस पेंटर्स इन जहांगीर कोर्ट। पहला है उस्ताद मसूद, अब्दुल हसन, फारूक बेग और मुराद। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ रखा है। दूसरा क्वेश्चन है ये, 2009 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मुगल पेंटिंग वर exuberant and gave less importance to realistic portrait. Daswant and Basavan were famous painters in Jahangir court. Portrait painting reached its zenith during Jahangir's rule. Ustad Masood, Abul Hasan and Bishan Das were famous portrait painter in Jahangir's court. Next लिखो बिशन दास उनमें। तो ये आपके ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं यहां से। ठीक है, बिशन, बिशन, BISHAN, बिशन दास। हाँ, और भी है। बिशन दास हो गया। मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, अब्दुल समद, अब के बाद एक डैश, दल के बाद एक डैश, समद। फरूख बेग, समद ऐसे MAD, फरूख बेग, हाँ, फरूख बेग, BEG। आका रेजा हेराबी, आका, AQA, आका। रेजा, REZA, रेजा। हेरावी, आका रेजा हेराबी, HERAVI। और विचित्र, लास्ट पेंटर का नाम है विचित्र, BICHITRA, विचित्र। ठीक है, ये जहांगीर के फेमस पेंटर्स हैं। अब आता है शाहजहां। शाहजहां आर्टिफिशियल पेंटर। शाहजहां में लिखो आर्टिफिशियल पेंटर। अब बताओ आर्टिफिशियल पेंटर क्यों? सबसे पहला सिंथेटिक कलर यूज करना, यूरोपियन कंट्रीज के इन्फ्लुएंस आना। ठीक है, किस किस की वजह से शाहजहां को आर्टिफिशियल पेंटर कहा जाता है? पहला, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल कलर्स, थीम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन। ठीक है,
रिड्यूस लाइवलीनेस, मतलब मड़ा मड़ा सा पेंटिंग जो होता है, जो कुछ नहीं समझ में आता है। रिड्यूस लाइवलीनेस इन द पेंटिंग। इन कारणों की वजह से इनको आर्टिफिशियल पेंटर्स कहा जाता है। ठीक है, ये 3 रीजन दिख रहा है मुझे। कोई सस्ता नशा वगैरह करके तो नहीं आ रहा है भाई? सबको 3 दिखाई दे रहा है, तेरे को 2 दिखाई दे रहा है, बता। अच्छा 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 अच्छा। अब लिखो, he used charcoal to draw, वो भी बनाता था। he used charcoal to draw and encourage the artist to draw sketch by using pencil. He used charcoal to draw and encouraged the artist to draw the sketch using pencil. ठीक है, नेक्स्ट, increase the use of gold and silver in painting. Increased the use of gold and silver in painting. उसको ऐसा लगता था, शाहजहां को तो ऐसा लगता था हमारे पास इतना पैसा है, मतलब हर चीज सोने की ही बनवा दूं, उसका एक होता था। अब देखो यहाँ तो हीरे से बनाया नहीं जा सकता, नहीं तो हीरा भी लगाते पेंटिंग में। तो उसके बाद लिखेंगे फेमस पेंटर्स। इस समयकाल में बहुत ज्यादा पेंटिंग, मतलब ऐसा फेमस पेंटिंग नहीं है। ठीक है, फेमस पेंटर में लिखो रेन बेग, REIN, रेन बेग, BEG। और देखो औरंगजेब लिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है, तो हम क्यों लिखाएंगे, है ना। अब आते हैं हम लोग रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग में। ठीक है, क्या मुगल जब नॉर्थ इंडिया में थे तो दूसरे रीजन में भी और राजा थे जिनके समयकाल में भी पेंटिंग बना है। तो रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग को हम 2 भाग में बांटेंगे। पहला हो गया राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग और दूसरा हो गया पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग हम 2 भाग में बांट सकते हैं, एक राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग और दूसरा पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। सबसे पहले थोड़ा सा राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान सिर्फ आज का राजस्थान ही नहीं, मतलब पूरा राजस्थान नहीं, पाकिस्तान वाला पार्ट भी इसमें आएगा। तो इस राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग को फिर अगेन हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला लिखेंगे हम मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। यहां हम लोग लिख लेंगे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। फिर लिखेंगे अंबर स्कूल ऑफ पेंटिंग। आमेर नहीं, अंबर, मतलब अब आमेर में ही है, ठीक है, लेकिन अंबर। ठीक है, और लास्ट हम लोग लिखेंगे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ी वाला रीजन, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक, अब आते हैं हम लोग पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग को अगेन 2 भाग में बांट सकते हैं हम, बिशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, बिशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग, पहाड़ियों में स नहीं होता है, हर चीज श होता है। अगर ऊपर पहाड़ों में जाओगे ना, अभी आप देहरादून में नहीं, बट जैसे ऊपर हम पहाड़ों में जाते हैं तो स का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, सब श होता है, शलजम वाला श ही होता है। ठीक है, तो बिशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग और दूसरा कांगड़ा।
अब ये बिशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग कहाँ होगा? बिशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग नॉर्थ ईस्ट, कांगड़ा, उत्तराखंड और हिमाचल, ठीक है, ऐसे समझ लो। पहाड़ी स्कूल में, इंडिया में पहाड़ों को दो भाग, मतलब पहाड़ी बोलते हैं तो हिमालय के ऊपर रहने वाले। तो अगर आप ऐसे देखोगे पहाड़ी स्कूल को दो भाग में बांटा गया है ना, तो बिशोली कौन से है? नॉर्थ ईस्ट वाले पहाड़, ठीक। और कांगड़ा बोलेंगे तो हिमाचल उत्तराखंड दोनों आएगा। अभी रिसेंटली पिथौरागढ़ में जो आपको वो रॉक पेंटिंग मिला है ना, वो एकदम अर्लीस्ट टाइम का है। इसका मतलब वो कहां पर जाएगा? हो सकता है वो प्री हिस्ट्री पीरियड में जाए, क्योंकि वो केव पेंटिंग का ही पार्ट है। तो आप सोचो तो पहाड़ों के ऊपर कितने टाइम से लोग रहे, ठीक है। तो उनके ऊपर इस्लाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनके ऊपर धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हो रहा था बाहर के देशों का, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो एक बहुत प्योर स्कूल ऑफ पेंटिंग आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट करना शुरू करेंगे क्योंकि हमें कल ये खत्म करना है। मैं इसीलिए तुम लोगों को इधर उधर बात करने का मौका नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे कल ये चैप्टर खत्म करना है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है, ये इसका विकास हुआ है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में। लिखो राजस्थान स्कूल में पहला तो मेवाड़ है ना, हाँ। अब राजस्थान में कौन कौन सा एरिया है, कौन रूल करते थे, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है ना। तो हम वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मेवाड़ स्कूल में लिखोगे गंगा, गंगा जमनी कन्फ्लुएंस स्टाइल। गंगा जमनी, यमुना वाला जमनी, JAMNI, गंगा जमनी कॉन्फ्लुएंस स्टाइल। कॉन्फ्लुएंस स्टाइल मतलब क्या है? यहां पर गंगा यमुना का प्रभाव देखने को मिलता है। इनके मेवाड़ वाले क्षेत्र में गंगा यमुना का प्रभाव भी देखने को मिलता है उनके स्टाइल में, ठीक है। लिखोगे डेवलप ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड, और इसमें कई सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंटर भी मिलते हैं, ठीक है। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे हम लोग? नहीं, मिक्स पेंटिंग स्टाइल, मिक्स पेंटिंग स्टाइल स्पेशली मुगल एंड राजपूत, ठीक है। पेंटर में लिखो साहिबदीन, साहिबदीन। इनका फेमस पेंटर का नाम है शाहिब, नहीं साहिब। इसके बहुत फेमस पेंटर का नाम है साहिबदीन, साहिबदीन। और उनके पेंटिंग का नाम है, लिखो पेंटिंग के नाम लिख लो। साहिबदीन की पेंटिंग है रंगमाला, रामायण, भगवत पुराण। भगवत पुराण, रामायण, रंगमाला, रामायण एंड भगवत पुराण। अच्छा, एक और पेंटिंग मिलता है जिसके पेंटर के बारे में पता नहीं चलता किसने लिखा है, एंड इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेवाड़ स्टाइल पेंटिंग, ठीक है। उस किताब का नाम लिख लो तमशा पेंटिंग, तमाशा वाला तमशा, तमशा पेंटिंग, क्योंकि हिंदी में इसको तमाशा पेंटिंग कहा जाता है, ठीक है। ये एल्बम फॉर्म में नहीं है, मुगल पेंटिंग एल्बम, हाँ, ठीक है। इसमें ना एक पूरी शहर को दिखाया गया है एंड सम पपेट्री शोज, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अंबर, अंबर स्टाइल जयपुर वाले एरिया में डेवलप हुआ है, ठीक है। अंबर स्टाइल का एरिया अगर पूछे, मेवाड़ बोले तो तुमको सबको पता है मेवाड़ कहाँ है, महाराणा प्रताप,
है ना, उदयपुर वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन अगर अंबर पूछे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, तो जयपुर वाला एरिया, ठीक है। लिखेंगे क्लोजली एसोसिएटेड विथ मुगल पेंटिंग, क्लोजली एसोसिएटेड विथ मुगल पेंटिंग, एकदम मुगल पेंटिंग जैसा ही लगता है। इसमें कैलीग्राफी भी यूज होता है, बॉर्डर भी हाईलाइट करते हैं, मतलब सेम है, मुगल पेंटिंग जैसा ही है। क्योंकि आपको पता है ना, मुगल और राजपूतों का सबसे अच्छा रिलेशन जयपुर के आसपास का क्षेत्र में ही था, वहीं की रानियों से शादियां करते थे, तो एक अच्छा क्लोजली रिलेशन था उनका, ठीक है। आप लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज धनदर स्कूल ऑफ पेंटिंग, DHUNDAR, UNDAR, Dhandar School of Painting. It is also known as Dhandar School of Painting. हाँ, अब कहाँ मिलेगा? जयपुर के पैलेस किसी ने देखा है? जयपुर पैलेस, उसकी दीवारों में जो पेंटिंग है, दे आर धंधर पेंटिंग। तो जिसने भी जयपुर गए हैं, अब या आगे जाओगे जयपुर पैलेस में देख सकते हो, जयपुर की म्यूजियम में कुछ पेंटिंग मिलेंगे, एंड दिस ऑल आर समथिंग लाइक, देखने में आपको लगेगा कि मुगल पेंटिंग है, लेकिन अगर आप क्लोजली वो करोगे, मुगल पेंटिंग और हिंदू पेंटिंग में एक बेसिक डिफरेंस है, वो है मुगल पेंटिंग के सब्जेक्ट उनके रूलर पे या फिर बर्ड एनिमल पे घूमता है, और हिंदू जो पेंटिंग होगा उसका जो मेन सब्जेक्ट है आइदर गॉड, गॉड की लाइफ, गॉड की डेपिक्शन, इनके अराउंड घूमे। देखने में देख के ही पता कर पाओगे मुगल है कि अब हिंदू पेंटिंग, ठीक है। अदरवाइज इन पेंटिंग में और कोई डिफरेंस नहीं है। इवन कृष्ण को दर्शाते हुए मीरा के पेंटिंग में भी अरेबिक कैलीग्राफी का यूज किया गया है, ठीक है। मतलब उस पेंटिंग में मीरा को दिखाया गया है, एक औरत बैठी है, लेकिन वो कृष्ण की पेंटिंग है, क्योंकि मीरा कृष्ण से सेपरेट नहीं है, तो कृष्ण की पेंटिंग है, वैष्णवाइट की पेंटिंग है, लेकिन उसमें कैलीग्राफी पूरी अरेबिक कैलीग्राफी है। ब्राइट कलर्स का यूज किया गया है, बॉर्डर को बहुत सजाया गया है, तो ऐसे नहीं पता चलेगा, बस आपको ये देखना पड़ेगा क्या राजा के इर्द गिर्द घूम रहा है कैरेक्टर, नहीं घूम रहा है, ओके। कोई जानवर के इर्द गिर्द घूम रहा है, कोई पक्षियों के इर्द गिर्द घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अंबर स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक, समझ जाओगे। लिवेश, लिवेश, यस मैम। समझ जाओगे ना? जी मैम। ठीक है, आप लिखो मतलब ग्रेट पेंटर इस समय का, इस स्कूल का, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह नाम सुना होगा, कौन थे? अच्छा, सवाई प्रताप सिंह कौन थे? रूलर थे, और वो बहुत इस स्कूल ऑफ पेंटिंग के सबसे ग्रेट पेंटर, ठीक है। और उन्होंने लिखो, he was a deeply religious man, उसी में आगे लिखो, he was a deeply religious man and inclined towards painting. His सूरत खाना, his quote and quote में लिखो सूरत खाना, was the department of painting. His सूरत खाना was the department of painting to illustrate Bhagavad Puran, Ramayan, Bhagavad Puran, Ramayan, Ved and Mahabharat.
उसने जो सूरत खाना बनाया था डिपार्टमेंट, उसमें जो पेंटर्स को रखा गया था, उन पेंटर्स को, क्योंकि ही वाज अ रिलीजियस मैन, तो उन्होंने बोला था या तो महाभारत या रामायण या भगवत पुराण, इन्हीं के कैरेक्टर्स को मेन कैरेक्टर लेके पेंटिंग बनाना है। ठीक है, और खुद भी मतलब मीरा की पेंटिंग करते थे। ठीक है, और खुद भी मीरा की पेंटिंग करते थे, जो उनके पूर्वज थी। क्योंकि आपको पता होगा ना, मीरा हाँ, महाराणा मैम वो प्रताप सूरत के थाना घर है। की बहू है, की बहू है। महाराणा प्रताप की मैम? हाँ, तो या बहू का मतलब क्या होता है? तो मैम राणा मतलब घर की साहब। बहू मतलब उसी के वंशज है यार। बहू का मतलब सीधा बेटे का बुआरी नहीं होता, मैंने बुआरी नहीं बोला है, टू डिफरेंट थिंग। ठीक है, बुआरी मतलब होता है बेटे की बीबी, हाँ, बेटे की बहू नहीं। बहू मतलब होता है आपके घर में ब्याही आई हुई औरत। ठीक है, तो हे भगवान, रहने दो, तुम्हारी हिंदी बहुत खराब है। इससे ये पता चल गया है बुआरी और बहू में डिफरेंस नहीं पता। तो देखो, मतलब उसी घर की वो, उसी घर में वो ब्याही थी काफी लेट, और इनकी पूर्वज थी वो। भाइयों, मेरे प्यारे हिंदी भाषी लोग, अपने हिंदी के कक्षा को हम बंद करते हुए मैं बता देती हूँ। ठीक है, जो मीरा थी इन्हीं के मतलब जो महाराणा प्रताप के एंसेस्टर्स थी। आप समझ में आ गया? ठीक है, और वंशज मतलब देख, मैं जो हूं ना, मान लो लेट अस कंसीडर, मैं, मेरे बच्चे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरे उसके बच्चे, उसके बच्चे। अब मैंने किसी एक लड़की, जो दूसरे घर की लड़की है, किसी मेरे भाई के या किसी के भी घर में भी आए, हमारा एक सेम फैमिली ट्री बनेगा, कनेक्टिंग एक ट्री बनेगा। अरे यार छोड़ो, आगे लिखो। ठीक है, वो जो कनेक्टिंग ट्री बनते हैं उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बहू। ठीक है, अब जब तुमको नहीं समझ में आती, इनको, तुम लोगों को आ गई ना? नहीं आई, लड़कियों को आ गई। ठीक है, अब अगर लड़कों की दिमाग प्रॉपरली काम नहीं करता है, हाँ, मैटर नहीं करता है। हाँ, ठीक है, आप लिखेंगे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मारवाड़ रीजन कौन सा है? जोधपुर, बीकानेर। बीकानेर बोलोगे तो भाइयों, मैं तुमसे यही उम्मीद कर सकते हो, खाने पीने की ही बात करोगे। देखो, ये वो एरिया है जहां से रेगिस्तान शुरू होता है। बीकानेर बोलोगे तो ये बताना था, बीकानेर वो एरिया है जहां से रेगिस्तान शुरू होता है। ठीक है, जोधपुर में भी रेगिस्तान, यहां से अगर जाओगे, अरावली से जाओगे तो रेगिस्तान वाला एरिया जोधपुर से शुरू होता है, जैसलमेर। ठीक है, और आगे जो पाकिस्तान वाले पार्ट में भी जो मतलब एरिया लग रहा है। ठीक है, तो इस एरिया का पेंटिंग को मारवाड़ पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये फ्लोरिश हुआ था 15 से लेके 16 सेंचुरी के बीच में। मतलब टाइम पीरियड कौन सा है? 15 टू 16, मतलब अर्ली अकबर, मतलब अर्ली मुगल, मतलब अकबर जहांगीर इनके समय काल में, है ना। यहां पर जो पेंटिंग किया गया कपड़ों में किया गया, मटेरियल में लिखोगे क्लॉथ। और क्लॉथ में कलर, कलर से पेंटिंग करने की इस टेक्निक को क्या कहते हैं? इनफ्लक्स टेक्निक। इनफ्लक्स। देखो, उन्होंने कपड़े में, जैसे लेटेस्ट कंसीडर ये कपड़ा है, पेन ब्रश की मदद से इस कपड़े में पेंटिंग की। और ये जो कपड़े में, अब तक नहीं पढ़ा था ना कपड़े में पेंटिंग का, तो ये जो कपड़ों में, क्लॉथ में पेंटिंग, ब्रश की सहायता से पेंटिंग किया जाता है, उस टेक्निक को कहते हैं इनफ्लक्स टेक्निक।
ठीक है, इनफ्लक्स टेक्निक से, ठीक है। और इस समयकाल के सबसे फेमस पेंटिंग है मानसिंह का पेंटिंग। फेमस पेंटिंग लिखो, मानसिंह पेंटिंग, पेंटिंग मैम ये किसका मानसिंह का है? एक, हाँ कृष्णकांत बोलो। मैम सूरत थाना के बाद क्या करा है? वो नेटवर्क इशू हो गया था। कौन सा, कौन सा? सूरत थाना के बाद। सूरत में क्या करा रही थी? मारवाड़ करवाया उसके बाद। अच्छा मैम। मारवाड़ में मैंने एरिया बताया, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। उसके बाद लिखो, एरिया के बाद लिखो, टाइम पीरियड लिखा है 15 to 16 सेंचुरी, इसका मतलब है अकबर और जहांगीर का टाइम। हाँ, 15 to 16 सेंचुरी, 1300 से 1400, 1400 से 1500। मतलब आप, आपका क्या होगा, आपका क्या होगा, अकबर का इनिशियल पीरियड और मतलब जहांगीर आया आया ही था पेंटिंग में, ठीक है, वो पीरियड हो गया, अर्ली मुगल हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो टेक्निक है, देखो मैंने लिखा है उसको इनफ्लक्स टेक्निक। मतलब क्या है, उसमें बेस मटेरियल क्लॉथ यूज करेंगे और ब्रश की मदद से पेंटिंग करेंगे। लिख लिया कृष्णकांत? यस मैम, लिख रहा हूँ। उसके बाद फेमस पेंटिंग का नाम लिखो, मानसिंह। ओके मैम। अच्छा, उसके बाद लिखो रूलर्स, कमीशन। रूलर्स, इस समयकाल के जितने रूलर थे ना, सबने कमीशन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ पेंटिंग, एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ पेंटिंग इंक्लूडिंग शिव पुराण, इंक्लूडिंग शिव पुराण, नाथ चरित्र, NATA CHARITRA, नाथ चरित्र, NATA, नाथ चरित्र हो गया। पंचतंत्र, दुर्गा चरित्र, चरित्र एक्सेट्रा। मतलब कहां से इंस्पायर्ड होके उन्होंने पेंटिंग बनाई, इनसे इंस्पायर्ड, ठीक है। लिखोगे मारवाड़ स्कूल लेटर डिवाइडेड इनटू 2 स्कूल, मारवाड़ स्कूल लेटर डिवाइडेड इनटू 2 स्कूल, किशनगढ़ स्कूल और बूंदी स्कूल। स्कूल एंड बूंदी स्कूल। बूंदी एरिया है। अच्छा, आप लिखो बूंदी स्कूल, BUNDI, बूंदी स्कूल वाले में। नहीं नहीं, सबसे पहले हाँ किशनगढ़ स्कूल लिख लो, कोई नहीं, किशनगढ़ लिखो। द पेंटिंग एट किशनगढ़ एसोसिएटेड विथ, वहां पर ना एक स्थानीय जोड़ा है, लव कपल है, जिनके ऊपर मतलब बेस करके इनके पेंटिंग बनाए गए, ठीक है। पेंटिंग एट किशनगढ़ एसोसिएटेड विथ मोस्ट रोमांटिक लेजेंड, मोस्ट रोमांटिक लेजेंड लिखो, सावन सिंह एंड बनी थनी। सावन सिंह एंड बनी थनी, बनी थनी लड़की का नाम था, बनी थनी, बनी BANI, बनी थनी THANI, ठीक है, बनी थनी। बनी थनी उसके प्रेमिका का नाम था, सावन सिंह का, ठीक है। अब लिखोगे द पोर्ट्रेट ऑफ बनी थनी, द पोर्ट्रेट ऑफ बनी थनी पेंटेड बाय निहाल चंद, ठीक है। एक बनी थनी की बहुत फेमस मतलब फोटो है
जिसको निहाल चंद ने बनाया था। देखिए, पोर्ट्रेट ऑफ बनी थनी पेंटेड बाय निहाल चंद, इंडियन, अच्छा इंडियन मोनालिसा, हाँ उस पेंटिंग को इंडियन मोनालिसा कहा जाता है। ठीक है, बनी ठनी के पेंटिंग को। ठीक है, उसके बाद ये ना ऐसा कहते हैं कि मतलब उस एरिया में ये माना जाता है कि जो आपके सावन सिंह और बनी ठनी है वो राधा और कृष्ण है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, और इन्हीं के प्रेम कहानी मतलब बैकग्राउंड जो है राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के होते हैं, और कैरेक्टर सावन सिंह और बनी ठनी होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो रेगिस्तान का एरिया है, वहां पर गोकुल जैसा पानी, गाय नहीं मिलता है, लेकिन जो आपका किशनगढ़ की मतलब पेंटिंग है उसमें गोकुल जैसा माहौल दिखाया जाता है, गाय होते हैं उसमें पेंटिंग में, ग्वाले होते हैं, पानी होते हैं, सब कुछ होता है जैसे गोकुल वाले एरिया में। ठीक है, तो इसीलिए माना जाता है कि जो बनी ठनी और सावन सिंह का मतलब वो है कैरेक्टर है, इसमें राधा कृष्ण को डेपिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा लिखो बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। बूंदी पता ही है, कोटा वाला एरिया, बूंदी तो कोटा के पास है। इट इज ऑल्सो नोन एज हदोती स्कूल, HADOTI, HADOTI, हदोती स्कूल। also known as Kota, also known as Kota school, हाँ कोटा। मेन थीम कृष्णा, along with local vegetation, उस एरिया में पाने वाले मतलब कृष्ण रेगिस्तान में, समझ पा गए? हाँ, पेंटिंग का थीम क्या है? कृष्ण जी वहां के लोकल वेजिटेशन में। तो हाँ, हमने कृष्ण गोकुल में देखा है, कृष्ण को हमने द्वारका में देखा है, हमने कृष्ण को मुंबई में नहीं देखा है ना, या कोलकाता में नहीं देखा, या बंगाल में नहीं देखा। अब अगर तुम्हें कृष्ण जी समथिंग लाइक एरिड जोन में दिखाई दे तो आपको पेंटिंग देख के समझ में आ जाना चाहिए हदोती स्टाइल है। हाँ, मतलब उसी को हदोती स्टाइल कहते हैं ना। ठीक है, ठीक है, कृष्ण जी अलोंग विद द लोकल वेजिटेशन। ठीक है, और देखो रेगिस्तान में आसमान की कलर क्या होगा? है रेडिश, येलोइश रेडिश टाइप होता है। तो जहां कृष्ण होते हैं आसमान का कलर क्या होता है? ब्लू। लेकिन अगर आपने देखा कृष्ण जी है और आसमान का कलर येलोइश या रेडिश टाइप है, तो वो कौन सा स्टाइल हो गया? बूंदी स्टाइल। कृष्ण जी रेगिस्तान में है तो कौन सा स्टाइल? बूंदी स्टाइल। ठीक है, क्योंकि नहीं तो कृष्ण को हमने कभी नहीं देखा है दूसरी जगह में। आ गया समझ में? ठीक है, ये हो गया। अब हेडिंग डाल के छोड़ दो कल के लिए, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग बिल्कुल मिलेगा। पहाड़ी स्कूल खत्म करूं, मैं खत्म कर लूं टॉपिक, फिर मैं सारे पेंटिंग एक एक करके दिखाऊंगी, फिर तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा। नोट्स ले आना, नोट्स के साथ कोरिलेट कर लेना, 5 मिनट्स का काम होता है। अब अगर मैं बीच बीच में दिखाऊं तो टाइम ज्यादा कंजम्पशन होता है।